गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। टॉपिक चल रहा था मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब हम क्या कर रहे थे, अलग अलग मेथड्स पढ़ रहे थे रिएक्शन के मैकेनिज्म को फाइंड करने के लिए कि जो रिएक्शन है उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, या जो रिएक्शन है वो अपने किस पाथ से या किस रूट को फॉलो कर रही है और उससे प्रोडक्ट बना रही है। तो ठीक है, इसके अंदर हमने 4 मेथड्स पढ़ लिए थे। पहला मेथड था प्रोडक्ट एनालिसिस। मतलब हम क्या कर रहे थे, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा था उस प्रोडक्ट को हम देख रहे थे कि हमारे पास मेजर प्रोडक्ट कौन सा आ रहा है। जैसे हमने 85% अल्कोहल बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा डिटेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ इंटरमीडिएट। उसके अंदर हमने आइसोलेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी और ट्रैपिंग, 3 तरह के मेथड्स देखे स्टेबल और अनस्टेबल इंटरमीडिएट को डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमने आइसोटॉपिक लेबलिंग करी। मतलब H2 के अंदर हमने ऑक्सीजन का O18 आइसोटॉप लिया और उसके प्रोडक्ट के अंदर हमें पता लगा कि जो O18 था वो उसके अंदर आके ऐड हुआ था। और आइसोटॉपिक इफेक्ट, उसके अंदर हमने हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इन तीनों को अलग अलग रिएक्शंस में जब करके देखा तो जिस रिएक्शन के अंदर क्या था, रेडिटरमाइन हो रहा था हाइड्रोजन के बेस के ऊपर, ये रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन पे डिपेंड कर रही थी। उस रिएक्शंस के अंदर हमने देखा कि जब हाइड्रोजन प्रेजेंट था तो रिएक्शन फास्ट हो रही थी, और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की केस के अंदर क्या हो रहा था, रिएक्शन स्लो हो रही थी। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है मॉलिक्यूलर काइनेटिक मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा मॉलिक्यूलर काइनेटिक मेथड। तो देखिए ये जो काइनेटिक मेथड है, इस मेथड के ऊपर हम पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो सकते। जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है उसको मतलब डिटेक्ट करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए, मेथड को डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन फिर भी जिस रिएक्शंस के अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होते हैं अगर उनका हमें पता लग जाए तो उसके अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन से पता लगा सकते हैं कुछ हद तक कि जो रिएक्शन है वो किस तरह की हो रही है। तो देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, देखिए वो है हमारे पास SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, CH3Br। तो हम कोई अल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं OH- की प्रेजेंस के अंदर, तो हमारे पास वहां पे क्या होती है, जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि जो वो उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है उसके दोनों जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट के अंदर जिसके दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब CH3Br, उस पर भी रिएक्शन डिपेंड करेगी और OH-। तो देखिए ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन दे रखी है, हमने क्या किया, OH- लिया और CH3Br लिया। इसके अंदर देखिए हमारे पास यहाँ पे बीच में ट्रांजिशन स्टेट आती है और लास्ट में हमारे पास क्या मिल जाता है, यहाँ पे हमें अल्कोहल मिल जाता है या फिर मिथेनॉल CH3OH और Br निकल जाता है। तो बीच में इसके देखिए जो ट्रांजिशन स्टेट आई यहाँ पे, या जो हमारे पास इंटरमीडिएट बना है, ट्रांजिशन स्टेट जो आई, अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है हमारे पास वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे देखो OH- के ऊपर, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास OH- के ऊपर भी डिपेंड कर रही है और CH3Br के ऊपर। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी बोला जाता है। तो देखिए काइनेटिक्स के अंदर कहाँ यूज हो रही है कि हम इससे क्या पता लगा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का पता लगा रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे हो रही है। ठीक है, तो कुछ हद तक ही ये वाला जो मेथड है वो क्या है, सक्सेसफुल है। पूरी तरह से हम नहीं बता सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते कि जो रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म कैसा होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टीरियोकेमिकल स्टडीज। मतलब स्टीरियोकेमिकल मेथड्स की हेल्प से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो कैसे हो रहा है। तो देखिए इसके अंदर भी हम एग्जांपल जो लेंगे वो SN2 रिएक्शन का ही लेंगे। देखो 6th और लास्ट जो ये मेथड है स्टीरियोकेमिकल मेथड। स्टीरियोकेमिकल मेथड ये हमें क्या होता है, कई बार प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, दो मिक्सचर मिलते हैं जिसके अंदर क्या है, जैसे आपने स्टीरियो आइसोमर
फॉर्म्स पढ़े हैं कि एक तो डी फॉर्म होती है और एक एल फॉर्म, डी फॉर्म में बनता है और एल फॉर्म में बनता है। तो ऐसे क्या होते हैं, देखिए अगर हम ले SN1 और SN2 रिएक्शंस लें तो उसके अंदर अगर हम ले देखें, पहले हम बात करें SN2 रिएक्शन की। तो SN2 रिएक्शन के अंदर आपको पता है क्या लेते हैं, OH माइनस। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, इस तरह से C6H30 और यहाँ पे ये H और ये CH3, ठीक है। और यहाँ पे ये इसके साथ Br जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ से Br निकलेगा और OH जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जो ये कंपाउंड है इसका क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। मतलब ये कि अब ये जो ग्रुप्स हैं, ये यहाँ CH3H और ये C6H30, रिएक्शन देखिए कैसे भी हो उससे मतलब नहीं है। मेन हमारा जो इसके अंदर जो पर्पस है वो ये है स्टीरियोकेमिकल मेथड के अंदर कि जब हम SN2 रिएक्शन कर रहे हैं तो SN2 रिएक्शन के अंदर आपको पता है कि OH माइनस साइड होता है और Br निकलता है। तो जो रिएक्शन होती है उसके अंदर हमने यहाँ पे हमारा कंपाउंड जो लेते हैं वो उसका क्या हो जाता है, वॉल्डन इन्वर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है, वॉल्डन इन्वर्जन। और इससे हमें पता लग जाता है स्टीरियोकेमिकल की हेल्प से जो रिएक्शन है वो किस तरह से हुई है। तो देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक कंपाउंड लिया, उसको क्या किया है, SN2 रिएक्शन हुई और उसके अंदर जब यहाँ पे देखिए आपके पास OH काफी जब ऐड होगा तो OH कहीं पे भी ऐड हो, लेकिन इसका क्या होगा, ऐसे इन्वर्जन हो गया। इस इन्वर्जन को क्या कहा गया, वॉल्डन इन्वर्जन कहा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन, अब SN2 आपको पता है बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन होती है। SN2 जो बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन है, लेकिन होती क्या है, ये एक ही स्टेप में होती है। बाइमोलिक्यूलर इसलिए क्योंकि जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों मॉलिक्यूल्स मतलब इसके ऊपर भी डिपेंड करता है और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो SN1 रिएक्शन होती है देखिए वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है, और लेकिन होती कैसी है, यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब जो उसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। तो देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन के अंदर, SN1 रिएक्शन में देखिए हमारे पास क्या होता है, टर्शरी जो ये हमारे पास क्या है, कार्बन कंपाउंड या फिर टर्शरी कार्बोटाइल होता है, इसके साथ हमारे पास देखिए प्लस OH माइनस, तो हमारे पास ये आ जाता है CH3 थ्राइस COH। ये है हमारे पास SN1 रिएक्शन। तो इसके अंदर देखो क्या होता है, जब हम किसी रिएक्शन को करवाते हैं तो इसके अंदर हमें जो ये प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास हमने रिएक्टेड दिया है, जब इसका प्रोडक्ट बनता है तो इसके अंदर हमें देखिए जो रिएक्शन जो इसके अंदर बीच में हमारे पास स्टेबल क्या होता है, तो कार्बोनियम आयन बनता है। ये रिएक्शन की इसमें 2 स्टेप्स में होती है। पहले क्या होता है, यहाँ पे इससे CH3 की थ्राइस C+, यहाँ पे ये हमारे पास कार्बोनियम आयन बनता है और फिर जो ये OH आयन है इसके ऊपर आकर अटैक करता है और फिर हमारे पास यहाँ पे ये OH ये CH3 की थ्राइस मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल आता है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, देखिए ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन एक तो आपको बताया मैंने कि 2 स्टेप रिएक्शन है और यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, दोनों के रेसिमिक मिक्सचर मिलते हैं। और इसी रेसिमिक मिक्सचर से हमें रेसिमिक मिक्सचर का मतलब ये है कि इसके अंदर हमें 2 आइसोमर्स मिलेंगे और इसकी हेल्प से हम मैकेनिज्म पता लगा सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें कैनिज़ारो रिएक्शन की, देखिए हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम किसके, HCHO फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, कैनिज़ारो रिएक्शन HCHO प्लस HCHO, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने कैनिज़ारो रिएक्शन के। तो देखिए हम बात करें कि जो कैनिज़ारो रिएक्शन है अगर हम उसको लो कंसंट्रेशन पे करवाते हैं तब तो हमारे पास जो रिएक्शन आती है वो कैसी आती है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आती है। लेकिन अगर हम उसमें क्या कर दें, हायर कंसंट्रेशन का बेस ले लें तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो रिएक्शन आती है वो कैसी आती है, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन आती है। तो इसमें देखिए OH माइनस में यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है CH3COO माइनस और साथ में
HCO CH3OH। देखिए ये आता है केमिकल रिएक्शन है। इसके अंदर मेन बात ये कर रहा है ये कि यहाँ पे अगर हम ये बेस कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस ले लें तो जो रिएक्शन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या लें, इस रिएक्शन को सिंपली होने दें तो जो रिएक्शन है वो कैसी हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो देखिए ये कुछ मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन थे रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब किसी भी रिएक्शन है उसका जो मैकेनिज्म है उसका पता लगाने के लिए ये 6 मेथड्स थे। और ये मेथड्स जरूर आपके एग्जाम में आएंगी, तो इसको अच्छे से एक एक को पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक बचता है इस यूनिट का, और वो है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, अब देखिए फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम के ऊपर वो चार्ज है जो चार्ज क्या, देखिए किसी भी एटम या कंपाउंड के ऊपर वो चार्ज है, मान लीजिए वो जो चार्ज प्रेजेंट है उसके ऊपर फॉर्मली कहने का मतलब है, देखिए NH4+, इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है +1। अब ये देखिए NH3, तो इसके ऊपर क्या है चार्ज 0। और इस तरह से मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड आ जाता है जब NH3BF3। अब मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है तो इसके ऊपर NH3 के ऊपर जो चार्ज है वो तो है -1, और BF3 के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है +1। तो इस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए क्या एक फॉर्मूला दिया गया, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मल चार्ज Z -U+S। अब इसमें देखो Z क्या है, तो Z है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब किसी भी एलिमेंट की सबसे बाहर वाली शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो क्या होगा हमारे पास Z। उसके बाद U क्या है हमारे पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स क्या है बॉन्डिंग में नहीं है, सिर्फ ऊपर लोन पेयर की फॉर्म में हमारे पास पड़े हैं, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं इसमें U से। और शेयर S का मतलब यहाँ पे है शेयर्ड एटम्स, मतलब इसके अंदर जितने नंबर ऑफ हमारे पास बॉन्ड्स बनेंगे उसके बेस पे हम क्या करेंगे शेयर एटम्स को बता देंगे। कि उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं फॉर्मल चार्ज के, कि हमें अगर फॉर्मल चार्ज जो है वो सॉल्व करना है तो इसका फॉर्मूला ऊपर लिख देती हूँ मैं साइड में, Z -U+S। ये फॉर्मूला किसका है, फॉर्मल चार्ज निकालने का, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि NH3BF3 के अंदर। अब सबसे पहले क्या है, देखिए हमें इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी जिस तरह से ये एटम्स हमारे पास अटैच होते हैं, HBF। अब देखिए हमें क्या करना है, चार्ज निकालना है पहले नाइट्रोजन एटम पे। अब नाइट्रोजन एटम के जो आउटर मोस्ट पे देखिए जो चार्ज होता है वो कितने, जो आउटर मोस्ट उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं 5। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनशेयर्ड या फिर मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम करेंगे 0। और साथ में देखिए अब ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 तरफ से बॉन्ड बना रहा है, तो ये 4, तो 5 - 4 यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, या फिर इसको +1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए बोरॉन की बात करें, अगर हमें बोरॉन पे फॉर्मल चार्ज निकालना है तो बोरॉन के देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 3। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी किसी तरह के जो लॉन पेयर्स है वो नहीं है तो 0, तो साथ में प्लस देखिए। अब ये कितने बॉन्ड बना रहा है, ये भी 4 ही बॉन्ड बना रहा है, तो देखिए इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने NH3 और BF3 के केस में एग्जांपल लिया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं HNO3 का। अब HNO3 के लिए भी हमें पहले क्या है ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए ये है HNO3। अब इसमें क्या करना है, ये कह रहा है सबके ऊपर आपको क्या बताना है, फॉर्मल चार्ज बताना है कितना कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए हम हाइड्रोजन एटम के लिए चार्ज
उसके बाद देखिए इसके पास एक भी लॉन पेयर नहीं है तो ये 0 और बॉन्ड कितने बना रहा है देखो 1 2 3 और 4 तो +4 तो यहाँ पे इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा 5 - 4 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब हम चार्ज निकाले ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर तो ऑक्सीजन एटम में OA पे अगर हम चार्ज देखें तो देखिए यहाँ पे जो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे 6। फिर देखिए माइनस, अब यहाँ पे देखो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास कितने हैं तो इस केस के अंदर देखो सभी जगह पे ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस पे निकालते हैं पहले ए वाले ऑक्सीजन के ऊपर तो जब हम ए वाले ऑक्सीजन पे निकाल रहे हैं 6 माइनस में देखिए इसके पास 4 क्या है नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और 2 क्या है इसके पास बॉन्ड है तो 6 - 4 + 2 इसके पास क्या चार्ज आ जाएगा 0। अब देखिए बी वाले ऑक्सीजन एटम पे निकाले अगर फॉर्मल चार्ज तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 6 माइनस, अब यहाँ पे इसके पास देखिए 6 ही क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और ये जुड़ा किससे हुआ है सिर्फ एक एटम से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे 6 + 1 7 7 - 6 क्या आ गया ये -1 आ गया। फिर देखिए इस वाले में अब यहाँ पे 6 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 और उसके बाद देखिए बॉन्ड कितने बने हुए हैं इसके पास 2 कितने बॉन्ड बने हुए हैं 2 तो यहाँ पे 6 - 6 क्या हो गया वापस से 0। तो इस तरह से देखिए हम फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें से हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस करने हैं और प्लस करना है साथ में जिसने उसके साथ बॉन्ड जुड़े हैं। एक और एग्जांपल देखिए इसके अंदर कार्बीन का देखिए हमने लिया डाइक्लोरो कार्बन। अब इसके अंदर पहले हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे कार्बन के ऊपर तो कार्बन के देखिए आउटर मोस्ट में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे 4। अब 2 इसके पास क्या है देखिए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन और +2 और 2 ही क्या है बॉन्ड तो 4 - 4 कितना हो जाएगा 0। मतलब कार्बन के ऊपर हमारे पास चार्ज क्या है 0 है। क्लोरीन के ऊपर देखो तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना होता है 1 होता है इसके पास। अब यहाँ पे देखो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और बॉन्ड क्या है एक है तो 1 - 1 0 तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना होगा डाइक्लोरोकार्बन के ऊपर 0 होगा। तो इस तरह से क्या है देखिए हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से Z - U + S। तो ये यूनिट देखिए आपकी पूरी कंप्लीट होती है। यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ये फर्स्ट यूनिट जो है आपका कंप्लीट होता है दोनों ही क्लासेस के अंदर। कौन सी बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर और बीएससी बीएड का जो सेकंड ईयर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस दोनों के अंदर जो आपकी फर्स्ट यूनिट है दैट इज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन 2 पार्ट्स के अंदर है। दोनों ही पार्ट के सारे टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। इसको आप अच्छे से समझ लेना और इसको आप जितना ज़्यादा लिख के देखोगे तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही है। जब तक आप उसको हाथ से नहीं करके देखोगे अपने हाथ से रिएक्शंस नहीं करके देखोगे तब तक आपको समझ नहीं आएंगी। तो ये यूनिट कंप्लीट होती है। फिर अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।